वन प्लस 10 प्रो ये मॉडल मेरे पास नांदेड़ से आया था रिपेयर करने के लिए। तो जिन्होंने मेरे पास ये फ़ोन भेजा उनका कहना था कि ये मोबाइल चलते चलते डेड हो गया था। उसके बाद उन्होंने अपने दोस्त को रिपेयर करने दिए। रिपेयर करने के बाद इसका सीपीयू और रैम रिवॉल्व किया था। उसके बाद ये मोबाइल ऑन हुआ ही नहीं। इसका सीपीयू और रैम ऑलरेडी रिवॉल्व किया हुआ है और सीपीयू के ऊपर का एक बॉल भी टूटा हुआ है जो कि रिपेयर कभी नहीं हो सकता। तो जब ये मेरे पास फ़ोन आया तो मैंने भी इसका सीपीयू और रैम को निकाला और अच्छे से क्लीनिंग किया, बोर्ड को पूरा साफ़ किया। उसके बाद मैंने दोबारा फिर से सीपीयू और रैम को रिवॉल्व कर लगा दिया। फिर भी ये मोबाइल ऑन नहीं हुआ तो मैंने इसको चार्जर कनेक्ट किया, स्मार्ट चार्जर जिसके ऊपर एम्पियर वगैरह दिखाता है। तो वहाँ पर दोस्तों 0.2 एम्पियर ले रहा था, फिर डाउन हो रहा था, फिर 0.2 एम्पियर ले रहा था और उसके आगे एम्पियर नहीं बढ़ रहा था। ये जो होता है ये सीपीयू का होता है। ऐसी कंडीशन में सीपीयू में प्रॉब्लम होती है, तब इसमें 0.2 हमें चार्जिंग एम्पियर शो करेगा, फिर से 0 हो जाएगा और फिर से 0.2 शो करेगा। ऐसा जिसमें भी स्नैपड्रैगन 888 लगे होते हैं इनमें सब में आपको इसी तरह से प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी अगर सीपीयू का प्रॉब्लम है तो। यहाँ पर आपस में दो बोर्ड सोल्डर होते हैं जिसको हम मिडल लेयर बोलेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर सीपीयू के वोल्टेज लाइन को चेक करेंगे। उनके ऊपर जीआर हम चेक करना, रेजिस्टेंस दिखाना चाहिए। जिसमें भी अगर शॉर्टिंग दिखाता है तो हम फिर से सीपीयू उठाएंगे और फिर से रिवॉल्व कर लगा कर देखेंगे। हो सकता है मैंने सीपीयू जो लगाया उसमें आपस में बाल्स शॉर्ट हो गए होंगे जिसकी वजह से अभी भी मोबाइल बूट नहीं हो रहा है, मोबाइल अभी भी ऑन नहीं हो रहा है। इसलिए मैं इसका ऊपर का लेयर निकालूंगा और चेक करूंगा। इसके सीपीयू वोल्टेज की सारी लाइनें को एक एक करके हमें चेक करना है। वन प्लस 10 प्रो में जब तक कि हम मिडल लेयर को नहीं निकालेंगे तब तक हम इसके पावर सेक्शन में नहीं घुस सकते, क्योंकि इसका पावर सेक्शन मिडल लेयर के नीचे ही होता है। इसलिए यहाँ पर जितनी भी पावर ऐसा लगी होती है इनकी ये सारी की सारी ICI मिडल लेयर के नीचे ही होती है। इसलिए हमें यहाँ मिडल लेयर निकालना पड़ेगा, तब जाके हम सीपीयू के वोल्टेज वाली लाइन को चेक कर सकते हैं, उनके ऊपर का जीआर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको जितने भी कैपेसिटर दिख रहे हैं जिनके ऊपर मैंने मार्कर से मार्किंग करके रखा है, ये सारे दोस्तों सीपीयू वोल्टेज लाइन की कैपेसिटर है और ये सारे के सारे शॉर्ट दिखा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हर जगह पे शॉर्टिंग है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पहले से चेक कर मार्किंग करके रखा है, उसके बाद मैंने वीडियो बनाया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये सारी लाइन शॉर्ट है। ये जितने भी आपको मार्किंग किए हुए दिख रहे हैं ये सारे कैपेसिटर शॉर्ट दिख रहा है। और ये जिस ट्रैक के कैपेसिटर है ये सारे के सारे ट्रैक सीपीयू से जुड़े हुए हैं, सीपीयू के वोल्टेज लाइन है। तो अब मैं क्या करूँगा, सीपीयू और रैम को निकालूंगा फिर से और फिर से रिवॉल्व कर सिर्फ सीपीयू लगाऊंगा। सीपीयू लगाने के बाद भी अगर ये फिर से शॉर्टिंग आती है तो हमारा 100% सीपीयू ख़त्म हो गया है। सीपीयू रैम निकालने के बाद जिन कैपेसिटर के ऊपर हमें शॉर्टिंग दिखा रहा था उनको फिर से हमें चेक करना है। उनके ऊपर अब रेजिस्टेंस आना चाहिए जब हम सीपीयू निकालते हैं तब, तो 100% में कंफर्म हो जाएगा कि हमारे सीपीयू से शॉर्टिंग आ रही थी। अब सीपीयू को रिवॉल्व कर हम लगाएंगे। लगाने के बाद हम फिर से शॉर्टिंग चेक करेंगे। अगर सीपीयू लगाने के बाद उन्हीं कैपेसिटर के ऊपर शॉर्टिंग अब नहीं दिखा रहा है, अब रेजिस्टेंस बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है कि हमारी जो रैम होती है सीपीयू के ऊपर जो लगती है वो शॉर्ट हो सकती है। इसलिए हमें दोनों साथ में नहीं लगाना है, पहले सीपीयू को रिवॉल्व करके लगाना है, उसके बाद हमें फिर से शॉर्टिंग चेक करनी है, उसके बाद हमें रैम को रिवॉल्व करके वापस लगाना है, उसके बाद हमें फिर से शॉर्टिंग चेक करनी है। अब वापस हम रैम लगाएंगे रिवॉल्व कर और शॉर्टिंग दिखा रहा है तो रैम ख़त्म है। और रैम लगाने के बाद अगर शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, रेजिस्टेंस बराबर आ रहा है, तो मोबाइल ऑन हो सकता है। तो यहाँ पर सीपीयू निकालने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों अब कहीं भी शॉर्टिंग नज़र नहीं आ रही है। सारे कैपेसिटर क्लीन हो गए हैं। यहाँ पर शॉर्टिंग बिल्कुल भी अब नहीं दिखा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी शॉर्टिंग नहीं है, किसी भी जगह पे कोई शॉर्टिंग नहीं है। बोर्ड को ठंडा होने देना है, उसके बाद ही शॉर्टिंग चेक करना है। अब मैं सीपीयू रिवॉल्व कर लगा कर देखूँगा। शुरुआत में मैंने जिस टूटे हुए बॉल की बात की थी
दोस्तों ये वाला बॉल्स है, ये जो टूटा हुआ है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा खुरद कर देखा लेकिन मुझे यहाँ कुछ भी नहीं मिला। तो ये रिपेयर तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ से कोई ट्रैक मुझे नज़र नहीं आई। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ CPU को रिवॉल्व कर कर बोर्ड के ऊपर फिक्स कर दिया। उसके बाद मैंने बोर्ड को ठंडा होने दिया। ठंडा होने के बाद मैंने उन्हीं कैपेसिटर के ऊपर चेक करने लगा शॉर्टिंग, जिनके ऊपर मार्कर से मार्किंग करके रखा था, और उन्हीं कैपेसिटर के ऊपर फिर से शॉर्टिंग इसमें वापस आ गई। जैसे ही मैंने यहाँ पर CPU रिवॉल्व करके वापस लगा दिया तो फिर से वही शॉर्टिंग वापस आ गई। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर CPU ख़त्म हो चुका है, CPU शॉर्ट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी ये 2 बार इसका CPU रिवॉल्व कर डाला लेकिन फिर भी सेम कंडीशन है, सेम शॉर्टिंग है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसका रैम वापस लगा दूंगा और इसको अब बारी है वापस भेजने की, क्योंकि इसका CPU डेड हो चुका है, शॉर्ट हो चुका है। तो दोस्तों आपको बस ये समझना है कि शॉर्टिंग किस तरह से चेक की जाती है CPU की, और किस तरह से अगर आपके पास कोई मोबाइल जैसे आता है जिसमें CPU का प्रॉब्लम रहता है तो आपको चेक कैसे करना है, ये मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश किया है। अगर स्नैपड्रैगन 888 CPU में शॉर्टिंग होती है या फिर CPU का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आपको चार्जिंग एम्पियर के ऊपर नोटिस करना पड़ेगा। चार्जिंग एम्पियर आपका 0.02 शो करेगा, फिर से 0.00 हो जाएगा और फिर से 0.02 शो करते रहेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के जय हिंद, जय भारत।